कोर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ रुपए से कैसे रुपए कमाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास स्कूल या कॉलेज में ही होनी चाहिए थी, बट ठीक है, बेटर लेट देन एवर। इन सारे लेसन्स को वन गो में आप कंप्लीट कर सकते हो। हार्डली 45 मिनट्स टू 1 आवर लगेगा पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में। कोर्स स्टार्ट करने के पहले एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं, मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। जो भी इस कोर्स में बताया गया है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है। मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो अमीर लोग करते हैं और जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ, बट फाइनल डिसीजन आपका है कि आप इस कोर्स में जो सिखाया है उसे फॉलो करना चाहते हो या नहीं। आपको स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है। मेरे रुपए ने मुझे कमा के दिया है 11 लाख के अराउंड है ये, और करीब 4-4.5 महीनों में। ये कैसे मैंने कमाया है और कैसे आप भी अपने लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं। अमीर लोग रुपए कैसे कमाते हैं वो आपको पता है। सबका अपना एक प्रोफेशन होता है, जैसे पॉलिटिशियन है, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है। उसके अलावा उस रुपए को कैसे इन्वेस्ट करते हैं जिससे वो और ज़्यादा रुपए कमा सकें। तो मोस्टली आप देखोगे कि वो या तो प्रोडक्शन हाउस ओन करते हैं, या रेस्टोरेंट, या फिटनेस स्टूडियो, स्पा, क्लब या लग्जरी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। एक और चीज़ वो करते हैं जो हम अपने लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आपका क्या नेटवर्क है आज की डेट में, आप स्टार्ट कर सकते हो और उससे भी अच्छी खासी रिटर्न आती है आपको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही स्क्रीनशॉट में दिखाया है। इस कोर्स में उसी मेथड के बारे में बात करने वाला हूँ मैं आपको, जिससे आप भी एक अच्छी खासी डिसेंट रिटर्न अर्न कर सकते हो। और इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी रुपए को लेके, कैसे आपको उसको मैनेज करना है, कैसे उसको आपको ग्रो करना है, और पैसिवली इन्वेस्ट करके कैसे करना है। एक्टिवली इन्वेस्ट करने की मैं बात करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दिन भर बैठ के देखें कि हमारा रुपए कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। ये हम नहीं करने वाले हैं। हम सिंपल मेथड्स यूज़ करने वाले हैं पैसिवली, जिसमें कम रिस्क हो और सेफ और एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न हो। और अगर आपको इस कोर्स से कोई वैल्यू प्रोवाइड होती है तो अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हो। कंप्लीटली फ्री है। लिंक मैं आपको दे दूंगा वेबसाइट का, जिसको आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो से। हेलो दोस्तों, फर्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में। अगर आप अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हो तो सिर्फ एक इनकम सोर्स पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। जो भी अमीर लोग हैं, ऐसा माना जाता है कि एक एवरेज मिलियनियर के 7 अलग अलग इनकम सोर्स होते हैं। कुछ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, बट उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी क्यों है। सबसे पहली बात, ये ऑप्शनल चीज नहीं है। आज के टाइम में ये मैंडेटरी है, नेसेसरी है कि आपके एक से ज्यादा इनकम सोर्स होना चाहिए। क्योंकि अगर एक सोर्स फेल हो जाता है तो आपका जो लाइवलीहुड है उसे कैरी करने के लिए दूसरा इनकम सोर्स आपको सपोर्ट कर पाए। एग्जांपल, जैसे आपने कोविड में देखा होगा कि बहुत लोगों की जॉब चली गई या बहुत लोगों की सैलरी रिड्यूस हो गई। जैसे जो भी एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करते थे, एयर होस्टेस, कैबिन क्रू एंड पायलट्स, इंजीनियर्स, सबकी सैलरी रिड्यूस हो गई थी। तो बस रेंट में ही वो खर्चा निकल जाता था उनका, बाकी चीजों के लिए उन्हें सोचना पड़ रहा था। तो ऐसा सिचुएशन ना आए आपके साथ आगे जाके, इसीलिए आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए। या कभी अचानक आपको बड़े एक्सपेंस झेलने पड़ जाए, हेल्थ इशू हो जाए, कोई मेजर ना हो बट अगर हो गए तो उस केस में जो आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है वही सपोर्ट कर पाएगा। अलग अलग इनकम सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जॉब सैलरी, मंथली सैलरी जो आपको जॉब में मिलती है, ये बेसिक होता है, मैक्सिमम लोगों की यही होती है। इसके अलावा रेंटल इनकम, अगर आपने कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपनी ले रखी है और उसको रेंट पे लगाया हुआ है और टेनेंट्स जो है आपको मंथली रेंटल इनकम देते हैं, तो ये आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। थर्ड, इंटरेस्ट इनकम, आपके बैंक में जो भी रुपए होते हैं उसके ऊपर सेविंग इंटरेस्ट मिलता है करीब 3-4% के बीच में, उसे हम इंटरेस्ट इनकम कह सकते हैं। या फिर हम P2P लेंडिंग करते हैं, अगर पीयर टू पीयर लेंडिंग, तो उससे जो हम रुपए जनरेट करते हैं उसको भी हम इंटरेस्ट इनकम की कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है रॉयल्टी इनकम। अगर आप कोई आर्टिस्ट हो, बुक ऑथर हो, म्यूजिक या ऑनलाइन कोर्स सेल करते हो, आर्ट क्रिएट करते हो, या फिर आपने कोई टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा रखा है, तो उससे जो भी रेगुलर इनकम आती रहेगी, जब भी आपका वो बुक या आर्ट या म्यूजिक सेल होगा तो आपको कुछ रॉयल्टी इनकम मिलती रहेगी, उसे हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं। फिफ्थ हो गया हमारा साइड बिजनेस या साइड हसल से जो इनकम आती है। आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, आपने साइड में चला रखा है, या फिर आप काम के अलावा फ्रीलांसिंग भी करते हो, तो उस इनकम को हम साइड हसल या बिजनेस इनकम में कैटेगराइज कर सकते हैं। सिक्स्थ होता है डिविडेंड इनकम। जो भी स्टॉक आपने होल्ड किया है, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो कंपनीज होती हैं, वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। स्टॉक तो ग्रो कर ही रहा है, साथ में आपको एक रेगुलर इनकम भी मिलती रहती है। जैसे मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, महीने में करीब मुझे भी 8-10 हज़ार डिविडेंड इनकम से जनरेट होता है। तो अच्छा, ये भी एक एडिशनल इनकम सोर्स हो सकता है आपका, अगर आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो जिससे आपको डिविडेंड मिलता है तो। और सेवंथ है कैपिटल गेन्स इनकम। अगर आपने कहीं स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या आप ज्वेलरी को बेचते हो, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसको आप बेचते हो, तो जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, मतलब आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और आपने उसको 15 लाख में बेचा, तो 5 लाख का आपको यहाँ पे गेन हुआ, उसको हम कैपिटल गेन्स इनकम में कंसिडर करते हैं। तो ये 7 अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है और हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम अपने पास रखें। अब इसमें
दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा रुपए बनाती है अमीर लोगों के लिए। सबसे पहला होता है बिजनेस और सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेस में क्या है कि रिस्क बहुत होता है, टाइम बहुत लगता है और स्टार्टिंग कैपिटल भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 से 3 लाख तो आपको लगाना ही पड़ेगा और बिजनेस में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आपको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस को शुरू करके छोड़ दिया और अपने आप चल रहा हो। हाँ, बाद में आप लोगों को हायर कर सकते हो, बट इनिशियली आपको कोई एक अच्छा बेस सेटअप करना पड़ेगा अगर उसको सक्सेसफुल बनाना है तो। और वहीं इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पैसिव होता है। आपने अपने रुपए लगा दिए हैं और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या वो ग्रो कर रहा है या उसका कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है। एग्जांपल, हम एफडी और आरडी करवाते हैं बैंक में। गोल्ड हो गया, हमने खरीद के छोड़ दिया, कुछ साल बाद गोल्ड का दाम बढ़ जाता है। इसी तरह प्रॉपर्टी का भी मोस्टली बढ़ जाता है। या फिर म्यूचुअल फंड में हमने रुपए डाल दिए या शेयर मार्केट में हमने कोई स्टॉक खरीद लिया, 3-4 साल बाद उसको हमने बेचा तो उसका जो वैल्यू है वो बढ़ गया, तो हमें अच्छी खासी उस पर इनकम हो जाती है। इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग तरह के होते हैं। पहला जैसे मैंने बताया आरडी, एफडी या फिर प्रोविडेंट फंड। ये सबसे सिंपलेस्ट होता है, रिस्क फ्री होता है। बेसिकली ऐसा है इसमें कि अगर आपने रुपए डाला है तो ये गारंटी है कि आपके रुपए डूबेंगे नहीं, और क्योंकि ये कम रिस्की होता है इसका रिटर्न भी बहुत कम होता है। सेकंड हो गया गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी। अब गोल्ड या प्रॉपर्टी लेना बहुत एक्सपेंसिव है, आपके पास अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए और इसको सेल करने में भी टाइम लगता है। प्रॉपर्टी को आप सेल करोगे तो ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा सेल करने के लिए और अगले दिन आपका सेल हो जाएगा। आपको अच्छा बायर ढूंढना पड़ता है और इसकी लिक्विडिटी इसलिए जल्दी नहीं होती। लिक्विडिटी मतलब आप इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो जल्दी। एफडी आरडी को आपने आज तोड़ा, थोड़ी देर बाद ही आपके रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। गोल्ड या प्रॉपर्टी में इतने जल्दी नहीं होता है। गोल्ड आपको जाना पड़ेगा ज्वेलरी वाले के पास, उसके बाद हो जाता है। इसमें गोल्ड में होती है थोड़ी लिक्विडिटी, बट वो एक्सपेंसिव होता है। इसी तरह प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा टाइम लगता है प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने में या फिर मतलब उसको कैश में कन्वर्ट करने में। थर्ड है हमारा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सही है जिन्हें डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो क्या होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी बोल सकते हैं जिन्हें। ये क्या करती हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना लेती हैं। मतलब 10-12 स्टॉक इन्होंने पिक कर लिए और फिर उसको होल्ड करके रखती है बहुत टाइम के लिए। इसका फायदा ये होता है कि आपने अपना जो रिस्क है उसको डाइवर्सिफाई कर दिया है। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक लेते हो और अगर वो गिर गया उसका दाम तो आपके सारे रुपए गए। बट अगर आपने 10-12 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बना लिया है तो अगर एक स्टॉक गिरता भी है तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि सारे स्टॉक आपके गिर जाएंगे। 10-12 स्टॉक जो म्यूचुअल फंड कंपनी ने चुने होते हैं वो बहुत रिसर्च के बाद चुने होते हैं और किसी का भी अलॉटमेंट इतना नहीं होता है कि अगर 1-2 गिर भी गए तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ठीक ठाक रहता है, पूरा पोर्टफोलियो नहीं गिरता है कभी भी। तो म्यूचुअल फंड लेस रिस्की है बट इसके रिटर्न्स भी एवरेज रहते हैं। वहीं स्टॉक्स जहां सबसे ज्यादा रिस्क है और रिटर्न्स भी इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। इन्वेस्टमेंट हमने जान लिया कौन कौन से अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अब इनमें से हमें किसमें इन्वेस्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, ये नेक्स्ट लेसन में बात करते हैं। पिछले लेसन में हमने बात की अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको बताया आरडी, एफडी, पीएफ, गोल्ड, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के बारे में, और सभी के प्रोज और कॉन्स को हमने डिस्कस किया। बट इसमें से हम किस में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो बात करेंगे। तो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं स्टॉक्स में। अब मोस्टली स्टॉक्स सुनने के बाद आपको यही लगता है कि बहुत रिसर्च करना पड़ता है, फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए या फिर बहुत रुपए चाहिए और बहुत रिस्की है। अब देखो, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी तरह मेरे पास ना इतना टाइम है ना इतनी समझ कि मैं स्टॉक्स पे डीप रिसर्च करूं। बट फिर भी मैंने पिछले 5 महीने में 11 लाख का प्रॉफिट कैसे कमाया है और हर मंथ कैसे अपने रुपए को ग्रो करता हूँ वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बट उससे पहले आपको स्टॉक्स के बारे में कुछ बातें जानना ज़रूरी है। तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। स्टॉक्स होते क्या है एक्चुअली में। मान लो कोई कंपनी है जो पब्लिकली लिस्टेड है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं टाटा मोटर्स। तो अगर आपने किसी कंपनी का स्टॉक बाई कर लिया, टाटा मोटर्स का स्टॉक बाई किया है, तो उसमें आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी कंपनी के पास 100 शेयर हैं, लिस्टेड हैं और हर एक शेयर की वैल्यू 1% है, तो अगर आपने 5% शेयर खरीद लिए तो आपकी उस कंपनी में 5% हिस्सेदारी हो गई। अब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और अगर आप उसके शेयर को सेल करोगे तो आप प्रॉफिट बुक करोगे, और अगर उसी शेयर की वैल्यू डाउन हो गई तो अगर आप उसको सेल करते हो तो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 300 रुपये चल रहा है और आपने 200 शेयर खरीद लिए हैं, तो आपको इसके लिए कितने रुपए देने पड़े? 300 × 200 60,000 रुपये। और कल को इसका प्राइस 310 रुपये हो जाता है और आप इसको बेच देते हो तो 310 × 200 62,000 रुपीज़। तो आप इसको सेल करते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ना इसी तरह जुबिलेंट फूड वर्क्स एक कंपनी है, आप इसको इस नाम से नहीं जानते होंगे पर डोमिनोज के पिज्ज़ा आपने ज़रूर खाए होंगे। इंडिया में डोमिनोज को यही कंपनी मैनेज करती है और 23 सितंबर 2016 में इसके एक शेयर की वैल्यू थी 496 रुपीज़ 93 पैसे और 5 साल में बढ़ के हो गई है 4074, यानी अप्रॉक्सीमेटली 9.5 गुना। तो अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज की डेट में 9.5 लाख रुपए होते। अगर आप मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो स्टॉक मार्केट सुन के आपके घर वाले सबसे पहले यही बोलते होंगे कि जुआ है, गैम्बलिंग है, इससे दूर रहो। मेरे घर वाले भी यही बोलते हैं और इसमें उनकी गलती भी नहीं है। मार्केट में ऐसा ही इमेज बनाया हुआ है अमीर लोगों ने। अमीर लोग आपको डरा के रखेंगे और खुद उसी से पैसा कमाएंगे। इन्वेस्टमेंट करना जुआ नहीं है, एक आर्ट है।
और अगर आप डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स बाय कर रहे हो तो उसमें तो रिस्क है, क्योंकि आपको बहुत सारा इंडिविजुअली उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, पर हम वो नहीं करने वाले हैं, हम उससे कुछ ईजी करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ स्टैट्स बता दूं। इंडिया में 1.5% से भी कम लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं चाइना में 10% पॉपुलेशन स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और यूएसए में ये 18% है। और ये इतना बड़ा डिफरेंट इसी वजह से है, जो लोगों में स्टॉक मार्केट को लेके डर बना हुआ है यहाँ इंडिया में। अमीर लोग आपको डरा के रखेंगे और खुद उसी से पैसा कमाएंगे। इवन आपका जो बैंक है वो भी हमारे सेविंग्स अकाउंट और एफडी वाले जो रुपए होते हैं उन्हें स्टॉक में लगाता है। जब भी मेरे बैंक अकाउंट में कुछ रुपए होते हैं तो बैंक वाले मुझे फ़ोन करते हैं कि सर एफडी करवा लो। जब मुझे नीचे पता नहीं था तो मैं सोचता था यार ये तो देव मानुस है यार, कितना अच्छा सोच रहा है मेरे बारे में। बट फिर मुझे समझ में आया कि एफडी में हम जो रुपए रखते हैं उसकी वैल्यू हर साल डिक्रीज हो रही है। अगर आपको आपके एफडी पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल का, और इन्फ्लेशन जिसे महंगाई कहते हैं हिंदी में, वो भी 5-6% के हिसाब से बढ़ रही है, तो आपके रुपए की वैल्यू बढ़ी नहीं है एक साल में, 1% कम ही हो गई। यानी आज आप किसी चीज को 100 रुपए में खरीद सकते हो, तो अगले साल महंगाई अगर 6% है तो आपको उसी चीज के लिए 106 रुपए देने पड़ेंगे। देखा जाए तो आपका रुपए 100 से 105 हो गया, बट जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी वही अब 106 में मिल रही है, तो आपका 1 रुपए का लॉस हुआ ना। इन्फ्लेशन 6%, एफडी में 5%। ये चीजें बहुत लोगों को नहीं पता होती और हमारे घर वालों को भी नहीं पता होती, और वो एफडी में ही इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है आपके लिए कि आपको एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना है, सेफ खेलना है तो म्यूचुअल फंड। और अगर आप यंग हो 35 तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसे फॉलो कर सकते हो। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ये इससे समझ आएगा आपको कैसे आम आदमी को बेवकूफ़ बनाया जाता है, डरा के रखा जाता है स्टॉक मार्केट में। एक गांव में 2 माइनर्स आते हैं, ये डायमंड की माइनिंग करते हैं और इन्हें खबर लगती है कि इस गाँव में एक पहाड़ है जहाँ पे वोल्केनो होता है और उसके अंदर बहुत सारा डायमंड छुपा हुआ है। तो ये लोग डायमंड माइनिंग करने के लिए जा रहे होते हैं पहाड़ की तरफ, तो इनकी बातें सुन लेता है ये वाला ग्रुप। इन्हें भी पता चलता है कि यहाँ पे डायमंड मिल सकता है अगर ये भी माइनिंग करते हैं तो ये सारा अपना इकट्ठा होते हैं और अपने जो भी औजार हैं उन्हें लेके ये आगे बढ़ने लगते हैं। ये जो 2 लोग हैं टीम ए वाले, ये इन लोगों को डराने के लिए बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा वोल्केनो इरप्ट होने वाला है, तो सावधानी से जाएं और ठीक से वो माइनिंग करें। तो इन लोगों में थोड़ा सा डर बैठ जाता है और फिर ये क्या करते हैं कि आगे और लोगों में, जो इस गाँव में और लोग रहते हैं जो अपने घर में हैं, उनको 4 बातें और लगा के बोलते हैं। यहाँ पे डायमंड है बट यहाँ पे बहुत ही खतरा है, यहाँ पे भूत भी निकलता है, वोल्केनो भी होता है, सांप भी होता है। तो ये लोग तो बहुत डरे हुए हैं, तो ये लोग तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं अपने। तो एक दिन क्या होता है कि सच में वोल्केनो इरप्ट हो जाता है। तो जो टीम ए वाले होते हैं ये बहुत तेज तेज चिल्लाने लगते हैं और भागने लगते हैं कि वोल्केनो इरप्ट हो गया, भागो भागो। तो ये सारे जो टीम बी वाले होते हैं ये सब भागने लगते हैं और जाके अपने घर में छुप जाते हैं। और ये टीम सी ने हम मान लेते हैं, ये तो अपने घर से बाहर निकले ही नहीं थे, बट टीम ए वालों को पता है कि जब वोल्केनो इरप्ट होगा तभी डायमंड बाहर की तरफ निकलेगा। तो जब ये सारे छुप जाते हैं टीम बी वाले और टीम सी वाले, तो ये जाते हैं चुपके से और सारे डायमंड लेके निकल लेते हैं। अब यहाँ पे 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं स्टॉक मार्केट में। अब इन 3 कैटेगरी में से आपको डिसाइड करना है कि आप इनमें से कौन से हो। कैटेगरी ए वाले वो रिचेस्ट इन्वेस्टर्स हैं जो दूसरों को डरा के रखते हैं। कैटेगरी बी वाले वो हैं जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है और वो सोचते हैं कि ठीक है अगर कभी मौका मिला तो हम भी कुछ कमा लेंगे। और कैटेगरी सी वाले हैं जिन्हें जीरो इंटरेस्ट है और जीरो नॉलेज है, जिनके पास डीमेट अकाउंट तक नहीं है। आप इनमें से क्या हो सोचो। अब ये जो भी कैटेगरी सी वाले हैं वो क्यों नहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, बिल्कुल रिस्क तो है यहाँ पे, बट अगर आप ठीक से सोच समझ के इन्वेस्ट करो तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। और हम कैसे करेंगे उसको वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बट जब तक आप घुसोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। जब आप पहली बार साइकिल चलाते हो तो उसमें भी रिस्क है, आपको चलाने नहीं आती, आप रोड पे निकल जाओगे लेके तो। बट जब आप सीख जाते हो रिस्क कम हो जाता है। रिस्क फिर भी है एक्सीडेंट होने का, बट आपने कंट्रोल करना सीख लिया है साइकिल को, तो अब रिस्क रिड्यूस हो गया है। उसी तरह हम रिस्क रिड्यूस करेंगे अगर हम इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करते हैं तो। बट हम और इजी चीज करने वाले हैं, हमें रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है। आगे मैं बताता हूँ कैसे। सेकंड जो डाउट होता है वो होता है कि क्या इसके लिए डीप फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो डे बाय डे तो उसके लिए तो आपको अच्छी खासी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा स्टॉक गिरेगा कौन सा बढ़ेगा। या फिर आपको अगर फुल टाइम करना है कि आपका मेन इनकम सोर्स यही है, तब तो आप अच्छे से इसमें घुस जाओ, अच्छे से सीखो इसको। बट ये भी जरूरी नहीं कि आपको नॉलेज मिलने के बाद भी आप उससे ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म करोगे जिसके पास नॉलेज नहीं है। एक स्टॉक मार्केट ही ऐसी जगह है जहाँ पे कम नॉलेज वाले भी ज्यादा रुपए कमा लेते हैं ज्यादा नॉलेज वालों से। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान है जिसने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया बहुत सालों तक, वो एक एक्टिव ट्रेडर से ज्यादा रुपए कमा लेता है। तो डीप फाइनेंशियल नॉलेज उसको चाहिए जिसे ये फुल टाइम करना है। हम फुल टाइम नहीं करने वाले, हम पैसिव इन्वेस्टिंग करने वाले हैं, तो हमें डीप फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर हाँ आपको राकेश झुनझुनवाला ही बनना है, वैरेन बफे ही बनना है, तब तो फिर आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। थर्ड मिसकंसेप्शन जो होता है लोगों का कि इसके लिए बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारे रुपए लगते हैं और ये अमीरों का खेल है। ऐसा नहीं है, आप मिनिमम 100-200 रुपए से भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। कुछ फेमस जो स्टॉक इन्वेस्टर्स है जिन्होंने अच्छा खासा रुपए कमाया है उनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, ये तो मल्टी बिलियनर है, 5 बिलियन के ऊपर, आई थिंक 6 बिलियन के ऊपर है आज की डेट में इनका नेटवर्थ, और सब कुछ इन्होंने स्टॉक मार्केट से ही कमाया है। देन रामदेव अग्रवाल हैं, फिर विजय केडिया हैं, रमेश दमानी हैं, फिर वर्ल्ड में वैरेन बफे हैं जो वर्ल्ड के टॉप
टॉप इन्वेस्टर हैं, देन औरंजू वैलियात हैं, ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा रुपए कमाया है, और इनको ही लोग मतलब जो भी स्टॉक इन्वेस्टर बनता है फुल टाइम, तो इनको ही वो आइडियल मान के आगे चलता है। और अगर आप एक एवरेज या बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाओगे। एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में लोग सक्सेस स्टोरीज से ज्यादा मार्केट की फेलियर स्टोरीज शेयर करते हैं कि किसने रुपए गवा दिए, कौन कर्जे में आ गया स्टॉक मार्केट के कारण। एवरेज फैमिली की मेंटेलिटी होती है डिफेंसिव रहने की, कि कहीं लॉस ना हो जाए। वहीं अमीर लोग ऑफेंसिव खेलते हैं, सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। अब कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है, आपको क्या लगता है ये जो मैंने सारे नाम और सक्सेस स्टोरीज बताए हैं, इन्होंने कभी रुपए गवाए नहीं है मार्केट में? सबने गवाए हैं एक टाइम पे, बट कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो नहीं लॉस करोगे। आगे वीडियोस में आपको बताऊंगा कैसे मैंने 4 लाख का लॉस किया था एक दिन में स्टॉक मार्केट में। उससे आपको समझ में आएगा कि क्या नहीं करना है, वो भी जरूरी है। और जितना आप डिले कर रहे हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, उतना ही आप रुपए गवा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए की SIP करते हो, SIP मतलब आप समझ लो कि हर महीने आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो स्टॉक में, ओके, और साल का आपको 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आप आज के डेट में स्टार्ट कर देते हो 5,000 रुपए हर मंथ के हिसाब से, तो 30 साल बाद आपकी नेटवर्थ जो है, कॉर्पस जो है आपका 1.77 करोड़ का हो जाएगा। अगर आप 3 साल बाद करते हो तब 1.21 करोड़ होगा। अगर 5 साल बाद करते हो तो 94.9 लाख, और अगर 10 साल बाद शुरू करते हो तो बस 49.9 लाख। तो जितना आप डिले कर रहे हो उतना ही आपको लॉस हो रहा है, इसलिए जितना जल्दी आप इसको स्टार्ट करोगे उतना ही आप इसका बेनिफिट उठा पाओगे। ये जो रुपए हैं यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है इस रुपए की। आपने पहले महीने 5,000 रुपए लगाए, साल में आपने 12 महीने में 60,000 रुपए लगाए, 12% का ग्रोथ होता है तो 72,000 हो जाता है। फिर अगले साल 72,000 पे 12% मिलेगा। तो ये कंपाउंड होते रहता है ईयर बाय ईयर, और सारा मार्केट में जो खेल होता है वो कंपाउंडिंग का ही होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। अगर आपको समझ में आ गया और आप इन्वेस्ट करते हो तो तब तो आप कमाओगे। अगर आप नहीं करते हो, FD में इन्वेस्ट कर रहे हो, तब आप रुपए गवा रहे हो अपना। कंपाउंडिंग का हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने 5,000 रुपए हर महीने लगाए और हम नॉर्मल 12% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये नॉर्मल है, इतना अक्सर मिल जाता है। तो आपने 20 साल में टोटल कितना लगाया? 12 लाख रुपए, और आपका वेल्थ गेन हुआ 38 लाख, और टोटल आपका कॉर्पस हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 50 लाख का। यानी 12 लाख से 50 लाख आपने कन्वर्ट कर लिया अपने रुपए को 20 साल के पीरियड में 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और हर महीने 5,000 रुपए देके। और वहीं आप 30 साल तक इसको लगाते हो तो 1.8 करोड़ का हो जाएगा आपका नेटवर्थ। 35 साल तक लगाते हो तो 3.2 करोड़ का हो जाएगा। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और वैरेन बफे का भी जो इतना बड़ा नेटवर्थ आज की डेट में है, वो भी कंपाउंडिंग की वजह से ही है, क्योंकि वो हर साल इन्वेस्ट करते गए और उन्होंने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था। तो एक बात तो क्लियर है कि स्टॉक मार्केट से रुपए कमाए जा सकते हैं, बट आपको उसके लिए जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करना पड़ेगा। बट इन्वेस्ट तो आप तभी करोगे जब आपके पास डीमेट अकाउंट होगा, ब्रोकरेज अकाउंट होगा। तो वो कैसे सेटअप करते हैं वो मैं अगली वीडियो में बताता हूँ आपको। और साथ में आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे मैंने एक दिन में 4 लाख रुपए गवाए थे स्टॉक मार्केट में, और कैसे वो गलती आपको नहीं करनी है, और भी क्या चीजें हैं जिससे आपको बच के रहना है अगर आपको अपने रुपए को सेफ रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।